नमस्कार साथियों। तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए यह पहला पेट 2023 के लिए यह पहला टेस्ट है। इसमें जिस ऐसे प्रश्न जिनकी संभावना है आने की उनको हम कवर करेंगे और उनसे संबंधित अन्य तथ्यों को भी देखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? किसने चलाया था? शेर शाह सूरी ने चलाया था। इसने 180 ग्रेन का चांदी का सिक्का चलाया जिसको क्या कहा गया? रुपया कहा गया। और इसके सिक्कों पर अरबी अक्षरों के अतिरिक्त नागरी अक्षरों में भी सुल्तान का नाम लिखा होता था। किसने चलाया रुपया? शेर शाह सूरी ने चलाया था। दूसरा प्रश्न है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो इसका दरबारी इतिहासकार था उतबी। महमूद गजनवी के साथ शाहनामा का लेखक फिरदौसी, अलबरूनी, उतबी ये सब विद्वान आए थे और उतबी जो है कि वह महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित था? तो यह किसके तट पर स्थित है? स्थित था, यह कावेरी के तट पर स्थित था। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? किस नदी के तट पर इनको ज्ञान मिला था? शिशुपालिका नदी के तट पर। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम के ज्ञातपिक कुल के वज्जी संघ के जो प्रमुख थे सिद्धार्थ, उनके घर में हुआ था 540 ईसा पूर्व में। और इनकी जो माता थी वह लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी और चेटक की बहन थी जिनका नाम क्या था? त्रिशला। त्रिशला इनकी माता का नाम था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की उम्र में इन्हें सिजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त होता है और पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? यह किससे संबंधित है? संगन कल्लू से। राख का जो नवपाषाणिक स्थल है संगन कल्लू से संबंधित है। कर्नाटक में मैसूर के पास एक वेल्लारी जनपद है, वहाँ पे संगन कल्लू नामक जो पूरा स्थल खोजा गया है वह नवपाषाण कालीन राख का टीला है। कौन सा इसमें सही होगा? संगन कल्लू। किस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार भारत में चुनाव के तत्व का आरंभ हुआ था? तो किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था? ये हुआ था भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत। इसमें निर्वाचन शब्द का उल्लेख नहीं था लेकिन सदस्यों का मनोनयन किया गया था, तो शुरुआत यहीं से हुई थी, मनोनयन किया गया था। शुरुआत कहाँ से हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 से। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था इनका? नमक कानून को निरस्त करना। गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को पैदल यात्रा किया और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। ये कुल 240 किलोमीटर इन्होंने यात्रा तय की थी। इन्होंने दांडी पहुंचकर नमक बनाकर इस कानून का उल्लंघन किया था और 6 अप्रैल 1930 को ही गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था और वहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता था? इंडिया हाउस। इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता था। किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? तो कौन सा अधिवेशन था? वह अधिवेशन था बनारस अधिवेशन। कांग्रेस का 1905 में जो बनारस अधिवेशन हुआ था उसमें स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था। अंग्रेजी सरकार ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की रूपरेखा जनता के सामने रखी थी और 20 जुलाई 1905 को
विभाजन की घोषणा की गई थी, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हाल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। कलकत्ता के टाउन हाल में इसकी घोषणा की गई थी। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव पास किया गया और 1905 में ही बनारस में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी और इन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था। कहाँ पर हुआ था ये? बनारस में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया और बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? यह कौन था? यह था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने जो 1848 से 56 तक रहा था भारत में, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए एक नीति लेकर आया था। उसको कहते हैं हड़प नीति। उसको क्या कहते हैं? हड़प नीति कहते हैं, या अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसने लागू कर दी। इस नीति के अंतर्गत जिन भारतीय राजाओं को पुत्र नहीं थे उन्हें दत्तक पुत्र लेने का अधिकार भी नहीं था और अंत में उनके राज्यों को जो है कि ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया जाता था। तो किसने यह शुरुआत की थी? डलहौजी ने। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्से। यांगत्से जो है कि चीन में है। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। पहली जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो है नील और दूसरी सबसे लंबी नदी है अमेजन। तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्से। वृहत ज्वार आता है। वृहत ज्वार कब आता है? वृहत ज्वार आता है जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब जो कि वृहत ज्वार आता है। और इसके विपरीत एक होता है लघु ज्वार। लघु ज्वार कब आता है? लघु ज्वार तब आता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोण की स्थिति में बनाते हैं। ठीक है, तब क्या होता है? लघु ज्वार आता है। वृहत ज्वार तब आता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं और इस स्थिति को क्या कहा जाता है? युति वियुति। इसको ध्यान रखिएगा, यह पूछता है। युति वियुति कहा जाता है। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, तो यह कहाँ उत्पन्न होते हैं? भूमध्य सागर में। इनके आने से वर्षा कब होती है? शीतकाल में। उत्तर भारत में जो है कि उत्तर भारत में और पश्चिमी क्षेत्रों में जो है कि शीतकाल में वर्षा होती है। भारत अवस्थित है, तो भारत अवस्थित है किन अक्षांशों और देशांतरों के मध्य? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर और देशांतरों के मध्य देशांतर है जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य स्थित है। भारत की आकृति क्या है? चतुष्कोणीय है। यह विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। कर्क रेखा इसके लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने? 23.5 डिग्री इसके मध्य से होकर गुजरती है। इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है? 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या कितना है? ये 31% है। साख पत्र दिया जाता है। साख पत्र किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह एक आयातकर्ता द्वारा दिया जाता है। साख पत्र को क्रेडिट कार्ड भी कहा जाता है। यह हमेशा आयातकर्ता द्वारा दिया जाता है। विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, तो यह कहाँ पर है? कानपुर में है। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, तो किसके द्वारा लागू की गई थी? जनता सरकार के द्वारा लागू की गई थी। और यह प्लान दिया किसने था? गुन्नार मिर्डल ने। यह भी पूछता है
कि रूलिंग प्लान किसने दिया था? गुन्नार मिडल ने। और किस सरकार द्वारा लागू किया गया था? तो ये जनता सरकार द्वारा लागू किया गया था और इसे 1978 में लागू किया गया था। निम्नलिखित में किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? तो किसको माना जाता है? M3 को। M3 क्या होता है? M1 प्लस बैंकों की सावधि जमाओं को मिलाकर M3, यह क्या होती है? मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है, किससे संबंधित है? यह संबंधित है वित्त मंत्रालय से। वित्त मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 29 अक्टूबर 1946 को। वित्त मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? 29 अक्टूबर 1946 को। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है वह वित्त मंत्रालय से संबंधित है। भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें आपको जो समितियां बनाई गई हैं उनको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले जो समिति बनी थी, इसमें सबसे पहले जो समिति बनी थी बलवंत राय मेहता समिति, जो 1957 में बनती है, वो इसमें नहीं है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनती है। उसके बाद बनती है अशोक मेहता समिति, ये 1977 में बनती है, 1977 में। और उसके बाद आती है 1985 में GKV राव समिति, 1985 में बनती है। LM सिंघवी समिति, इसमें LM सिंघवी समिति जो है वो 1987 में बनती है और PK थुंगा समिति 1988 में बनती है। तो इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? पहले नंबर पर 1, 3, 3, उसके बाद फिर 4, 3 और 4 एक ही विकल्प में है, विकल्प C इसका सही उत्तर होगा। इसमें अशोक मेहता समिति ने कहा था कि जो पंचायती राज की व्यवस्था है वह द्विस्तरीय होनी चाहिए, द्विस्तरीय होनी चाहिए। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, किसी भी सभा में लाया जा सकता है, या लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी भी सभा में लाया जा सकता है। लोकसभा में वित्त विधेयक और धन विधेयक केवल कहाँ लाए जाते हैं? लोकसभा में लाए जाते हैं। भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से आया है? यह शून्यकाल कहीं से नहीं लिया गया है, यह भारत की अपनी उपज है, विकल्प D इसमें सही उत्तर होगा। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सही है? तो कौन सा सही है इसमें? संपूर्ण भारत की नागरिकता क्या है? एकल है, विकल्प C इसका सही उत्तर है। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कुछ महत्वपूर्ण समितियां, उनके नाम को देख लेते हैं। इसमें जो थी नियम समिति, उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए जो समझौता समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सलाहकार समिति के 2 उप समितियां थीं। मूल अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे, और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। हमारे शरीर में रक्तदाब होता है, तो रक्तदाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। रक्तदाब का जो मापक होता है उसे स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है, और सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक जो होता है वह 80 mmHg होता है, या इसको 120/180 लिखा जाता है। ये हमारा रक्तदाब है। जीव विज्ञान नाम दिया है, तो जीव विज्ञान का नाम किसने दिया है? लैमार्क ने दिया है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसमें जो कैरोलस लीनियस हैं, यह वर्गीकी के पिता कहलाते हैं, वर्गीकी के पिता कहलाते हैं। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर
मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है? तो वह क्या है? सेलुलोज है। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेलुलोज है। यह एक पॉलीसैकेराइड है और इसके उदाहरणों में कपास, लकड़ी सेलुलोज के मुख्य स्रोत हैं। कपास शुद्ध सेलुलोज है। सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? सेलुलोज। फोटोवोल्टिक सेल क्या है? तो फोटोवोल्टिक सेल से क्या होता है? सौर ऊर्जा से संबंधित है। फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है सौर ऊर्जा से। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष इकाई है खगोलीय दूरियों की। और दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो है वह है पारसेक। पारसेक जो है दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। यह कुछ महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन के प्रश्न थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।